मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म को ज्ञात करने की विधियों में आइसोटोपिक इफेक्ट। पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रोडक्ट एनालिसिस के बारे में और प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक स्टडीज और स्टीरियोकेमिकल एविडेंस के बारे में। तो नंबर 1, आइसोटोपिक इफेक्ट। जैसा नाम है, समस्थानिक प्रभाव, यानी समस्थानिक के प्रभाव के आधार पे रिएक्शन मैकेनिज्म का अध्ययन किया जा सकता है और ये सबसे बेस्ट मेथड होती है। सबसे बेस्ट मेथड है ये। क्यों है सबसे बेस्ट मेथड? रिजल्ट इसके काफी एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं इसके, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है ये। और जैसा कि आइसोटोप है, आइसोटोप क्या होता है? जब ऐसे स्पीसीज जिनमें एटॉमिक नंबर वो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम होने से इनका केमिकल बिहेवियर तो समान होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट होने से इनके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। और रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होती है, उसके आधार पे हम मैकेनिज्म का निर्धारण कर सकते हैं। तो किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने की सबसे बेस्ट मेथड है ये। और ये इस फैक्ट पे आधारित है कि एक एलिमेंट के भिन्न भिन्न आइसोटोप का केमिकल बिहेवियर समान होता है। एक एलिमेंट के भिन्न भिन्न आइसोटोप का केमिकल बिहेवियर तो समान होता है, लेकिन उसके मास नंबर अलग अलग होने के कारण हैवी आइसोटोप के साथ, भारी समस्थानिक के साथ अभिक्रिया के वेग में भिन्नता आ जाती है। अभिक्रिया का वेग भी डिफरेंट हो जाता है। समस्थानिक का द्रव्यमान अधिक होने पर अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भी काफी कमी आ जाती है। अब यदि हम आइसोटोप कहाँ यूज कर रहे हैं? यदि जो बंध टूट रहा है, यानी जो बंध टूट रहा है उसके लिए आइसोटोप यूज कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट कहलाता है। और यदि जो बंध टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, उसके पास वाले एटम पे आइसोटोप का यूज कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट कहलाता है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करें कि ये कंपाउंड जहां पे तो बाहरी समस्थानिक का प्रयोग बंध टूटने वाले एटम के लिए किया जाए तो अभिक्रिया के वेग में काफी कमी आती है, बहुत अधिक कमी आती है। इसे प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव या प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे ये कंपाउंड ले हम बात यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन CH बंध टूट रहा है, बेसिक केमोनोफोर के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेंजोफिनोल बनता है, यानी ये CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये इस CH बॉन्ड के हाइड्रोजन के स्थान पे यदि हम ड्यूटेरियम ले यहाँ पे, यानी बॉन्ड ब्रेक कौन सा हो रहा है? CH बॉन्ड। और इसी बंध के लिए हम आइसोटोप यूज करें, जैसे हाइड्रोजन के स्थान पे ड्यूटेरियम को यूज किया हमने, हैवी होता है ड्यूटेरियम हाइड्रोजन की अपेक्षा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन स्लो शो किया है हमने। तो जब इस कंपाउंड का बेसिक केमोनोफोर के साथ में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इस हाइड्रोजन के बजाय ड्यूटेरियम यूज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है। बनता बेंजोफिनोल ही है दोनों में ही, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गई। इसके आधार पे हम बात कर सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेक कहाँ से हो रहा है। यदि हम यहाँ ड्यूटेरियम का यूज किया और स्लो हो गई, दैट मीन बॉन्ड ब्रेक कार्बन हाइड्रोजन हो रहा है। तो इसके आधार पे हम मैकेनिज्म का निर्धारण कर सकते हैं। और ऐसे आइसोटोपिक इफेक्ट को हमने कह दिया प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट, प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव। अब यदि दूसरा हम ये कहें कि यदि बंध टूटने वाले बंध टूटने वाले बंध के पास वाले एटम पे हैवी आइसोटोप यूज करें तो अभिक्रिया के वेग में अपेक्षाकृत कमी कम होती है, यानी उतनी कमी नहीं होती जितनी डायरेक्टली टूटने वाले बंध के लिए की जाती है हमें। तो यदि पास वाले एटम पे हम आइसोटोप का यूज करते हैं तो जो कमी हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन में कमी हो रही है, वो अपेक्षाकृत कम होगी। तो इसे सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं, द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें
टू ब्रोमोप्रोपेन, टू ब्रोमोप्रोपेन का KOH के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे टू प्रोपेनॉल बनता है, टू प्रोपेनॉल बनता है। और यहाँ पे यदि हम बंध कौन सा टूट रहा है, कार्बन और ब्रोमाइड CBr बंध टूट रहा है, तो इसके पास वाले पे यानी यहाँ पे हम बात करें कि एक हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस कर दिया हमने, तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके पास वाले एटम पे ड्यूटेरियम यूज किया हमने, भारी समस्थानिक यूज किया। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन है वो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उतनी स्लो नहीं होती है जितनी यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो बंध टूट रहा है उसके लिए हमने आइसोटोप यूज किया है, इसलिए हैवी होने के कारण आइसोटोप का मास इस हाइड्रोजन के बजाय ड्यूटेरियम का मास अधिक होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे टूटता है तो OH बंध टूटता है यहाँ पे, तो ये शिफ्ट हो जाता है। तो इसके आधार पे यदि हम रिएक्शन कराएं यहाँ पे एसिटिक एसिड की मेथनॉल के साथ में रिएक्शन कराएं तो मेथिल एसीटेट बनता है। मेथिल एसीटेट बनता है तो यहाँ पे हम बंध कौन सा टूट रहा है, OH बंध टूट रहा है या ये OH बंध टूट रहा है, या ये कार्बन ऑक्सीजन बंध टूट रहा है या ये कार्बन ऑक्सीजन बंध टूट रहा है। तो ये डिसाइड करने के लिए, निर्धारित करने के लिए हमने एसिटिक एसिड के जो OH ग्रुप का ऑक्सीजन है उसको हमने आइसोटोप के रूप में ले लिया, ऑक्सीजन 18 के रूप में ले लिया और इसे स्टार के रूप में शो कर दिया। अब जब रिएक्शन कराई जाती है तो ये ऑक्सीजन है वो वाटर में हमें प्राप्त होता है। आइसोटोपिक जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 18 वाला ऑक्सीजन, ये हमें वाटर में प्राप्त होता है। इसका मतलब ये OH के रूप में फ्री होता है, यहाँ से एक प्रोटॉन फ्री हुआ, यहाँ से हाइड्रोक्साइड फ्री हुआ और ये वाटर मॉलिक्यूल बना। यदि ये OH के रूप में नहीं फ्री होता तो ये क्या होता, यहाँ पे ये ऑक्सीजन यदि इसके साथ में ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध टूट रहा तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे मिलता हमें, लेकिन यहाँ नहीं मिलकर ये वाटर में मिल रहा है। दैट मीन OH ग्रुप या कार्बन ऑक्सीजन बंध ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध ब्रेक हो रहा है और ये प्रोटॉन इस हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। तो आइसोटोप के आधार पे हम मैकेनिज्म का निर्धारण कर सकते हैं और एक सटीक मेथड है, ये सबसे बेस्ट मेथड है किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म निर्धारण का। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं गतिकी अध्ययन, काइनेटिक स्टडीज। अभिक्रिया की कोटि के आधार पे किसी अभिक्रिया की मैकेनिज्म को निर्धारित किया जा सकता है। जैसे हम बात करें कि अभिक्रिया की कोटि हमें पता है कि जैसे ये मेथिल ब्रोमाइड के हाइड्रोलाइसिस का वेग निर्धारित करें हम, तो रेट ऑफ रिएक्शन -D मेथिल ब्रोमाइड अपॉन dt इक्वल K। अब यहाँ पे मेथिल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 2, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वेग निर्धारक पद में क्रियाकारक के किन क्रियाकारक सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कितने क्रियाकारक इन्वॉल्व हो रहे हैं, किन किन क्रियाकारकों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो उसकी रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे दो क्रियाकारकों की कंसंट्रेशन डिपेंड करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गई। लेकिन यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करें तो यहाँ पे 2,2 डाइमेथिल 2,2 डाइमेथिल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन के साथ में हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो यहाँ पे ये K इक्वल -D टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अपॉन dt K टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 यानी SN1 रिएक्शन हुई। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 यानी SN1 रिएक्शन हुई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 SN2 रिएक्शन हुई। तो यदि SN2 रिएक्शन है तो ये 1 स्टेप रिएक्शन है जिसमें जो मेथिल ब्रोमाइड है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके एक ही स्टेप के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड जो फॉर्मेशन है दोनों होते हैं, यानी ट्रांजिशन स्टेट बनती है और मॉलिक्यूल में वाल्डन इन्वर्जन होता है, मॉलिक्यूल में प्रतिपन्न होता है। लेकिन यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें 1 है, इसका मतलब ये SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन के रूप में इंटरमीडिएट बनता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर
स्लो स्टेप होती है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है या इंटरमीडिएट बनता है, और सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होती है जिसमें प्रोडक्ट बनता है। तो इस आधार पे हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को निर्धारित कर सकते हैं। नाउ सेकंड, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस स्टडीज, त्रिम अध्ययन। ये भी सेम इसी तरह से है कि SN1 और SN2 की क्रियाविधि का निर्धारण त्रिम रसायन के आधार पे किया जा सकता है। जैसे अब रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है, रेसमिक मिक्सर बन रहा है यहाँ पे, तो रेसमिक मिक्सर बन रहा है तो दैट मीन इसमें SN1 प्रकार की रिएक्शन है जिसमें टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक एग्जांपल है, हम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड स्लो स्टेप टर्सरी कार्बोकेटाइन बना। ये टर्सरी कार्बोकेटाइन, अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन दोनों तरफ से ओपन है, ये दोनों तरफ से, और न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ सकता है। यदि इस साइड से जुड़ता है तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और यदि लेफ्ट साइड से जुड़ता है तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दैट मीन रेसमिक मिक्सर प्राप्त होता है, 1:1 का रेसमिक मिक्सर बनता है। यदि वाल्डन प्रतिपन्न होता है, मॉलिक्यूल छत्ते की तरह पलट जाता है, स्ट्रक्चर है वो, तो SN2 रिएक्शन होती है, जैसे मेथिल ब्रोमाइड में, जिसमें न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है, यहाँ से ये बॉन्ड कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड ब्रोकन होता है और OH कार्बन बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। ट्रांजिशन स्टेट, और फास्टली ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, हाई एनर्जी स्टेट होती है, फास्टली ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो छाते की तरह पलट जाता है, वाल्डन प्रतिपन्न हो जाता है। तो यदि वाल्डन प्रतिपन्न होता है तो SN2 रिएक्शन होती है, 1 स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और यदि रेसमिक मिक्सर बनता है तो SN1 रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, और सेकंड स्टेप फास्ट होती है जिसमें प्रोडक्ट बनता है। तो इस प्रकार हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को निर्धारित कर सकते हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस के आधार पे, काइनेटिक स्टडी के आधार पे, और स्टीरियोकेमिकल स्टडीज के आधार पे। थैंक यू।